एक तरफ यूक्रेन, अमेरिका और नेटो, दूसरी तरफ रूस और चीन। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बहाने ये सुपर पावर्स भी लड़ाई में है। जानकारों के अनुसार ये इस बात की तस्दीक करता है कि इस युद्ध के बहाने दुनिया एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है, जिसकी टॉप पोजीशन अब खतरे में है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो सबसे फिट और ताकतवर है वही जिंदा रह जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह से दुनिया के सुपर पावर जुटे हुए हैं, वो इस बात को साबित करता है कि इस वक्त दुनिया में टॉप की जगह खाली है और उसको पाने के लिए होड़ मची हुई है। सोवियत संघ के विघटन के समय अमेरिका एक ऐसा पावर था जिसको चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने जिस तरह की अधूरी लड़ाइयां लड़ी हैं, खासकर मुस्लिम देशों के खिलाफ, उसने अमेरिका के सुपर पावर के तमगे पर सवाल खड़ा कर दिया है। सुपर पावर ने तो शुरू किया है, इसने उकसाया है। मतलब हर कोई यूक्रेन में ज़ेलेंस्की को वोट किस मकसद से मिला? इस मकसद से मिला कि उस पूरे इलाके में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, शांति बहाल की जाए। लेकिन वो शांति बहाल करने का जो तरीका ज़ेलेंस्की ने सोचा या उधर जो सोचा, वो शायद गलत सोचा। वो दूसरे के ऊपर निर्भर रह करके वो सॉल्यूशन सोचा, और वो दूसरे के ऊपर निर्भर अगर आप रहेंगे, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो, तो ऐसे हालात में मदद कौन कर रहा है? अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कर रहा है। यूक्रेन को अगर मदद कल खत्म हो जाए तो हमें लगता है कि यूक्रेन लड़ने के काबिल रहेगा? कभी भी नहीं रहेगा। तो ये लड़ाई तो तुरंत समाप्त हो जाएगी, और रूस के ऊपर फिर दबाव पड़ेगा कि आप धीरे धीरे करके या खाली करें या ये बफर रखें। अफगानिस्तान में 20 साल रुकने के बाद अमेरिका ने जिस तरह से अपनी सेनाएं वहां से वापस बुलाई, उससे दुनिया के देशों में ये संदेश गया कि अमेरिका अब पुराना वाला सुपर पावर अमेरिका नहीं रहा। दूसरी तरफ अमेरिका की आर्थिक सुप्रीमेसी को चीन ने चुनौती दी है, जो अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चीन की नीतियां और रूस के आक्रामक रवैये ने अमेरिका को कुछ हद तक बैकफुट पर ला दिया है। जानकार मानते हैं पुतिन को इस बात का अंदाजा है कि पुराना विश्व ऑर्डर बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस वजह से उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया ताकि वो अपनी सैन्य ताकत के बल पर सोवियत संघ को दोबारा वैसा ही बनाए जैसे वो विघटन से पहले था। रूस का मकसद है कि बफर होना चाहिए, नाटो उसके बैकयार्ड में ना आए। तो ऐसे हालात में मुझे लगता है ये लड़ाई इसलिए लंबी खींच रही है और लंबी खींचती रहेगी क्योंकि जो वर्ल्ड पावर्स है, और जिस प्रकार से चीन और रूस के बीच में अच्छे संबंध हो रहे हैं, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अमेरिका चाहता है, अमेरिका ने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की मदद की, आर्थिक मदद, मिलिट्री इक्विपमेंट की मदद, तरह तरह के हथियार इनको दिए हैं। यही कारण है कि यूक्रेन आज लड़ रहा है। तो अगर उनको वो ही चाहते हैं कि जो लड़ाई है जितनी लंबी खींचे, उसमें उन्हें लगता है कि रूस का नुकसान होगा, इसलिए रूस के ऊपर वो सैंक्शंस डालें। पर रूस का नुकसान नहीं हो रहा है, रूस को वो सैंक्शंस का फायदा हो रहा है। और यही कारण है कि यूरोपियन यूनियन भी चाहता है कि लड़ाई जल्दी समाप्त हो, जिससे उसको गैस मिले। यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के कुछ महीने बाद ही कर दिया है। पुतिन पूरी प्लानिंग के साथ चल रहे थे, लेकिन उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने यूक्रेन की जनता के राष्ट्रवाद को कम करके आंका। अगर युद्ध में रूस हार जाता है तो हालात पुतिन के लिए मुश्किल हो जाएंगे, और फिर दुनिया के बड़े बड़े देश एक बार फिर नए सिरे से बादशाहत के लिए भिड़ जाएंगे। इस पूरे युद्ध में अलग अलग देशों ने अपनी अपनी साइड ली हुई है। कोई रूस के साथ है, कोई यूक्रेन के साथ है, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत किसी की ओर नहीं है, बल्कि युद्ध के खिलाफ है और अपने देश के लोगों की तरफ से शांति का पक्षधर है। क्या युद्ध की इस पिक्चर को दी एंड करने का उपाय इंडिया के पास है? रूस हो या यूक्रेन, जब युद्ध की शुरुआत हुई तो दोनों देश भारत से लगातार संपर्क में थे, और अब जब युद्ध को 8 महीने बीत गए, उसके बाद भी उम्मीद भारत से ही। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग में भले ही हिस्सा न लिया हो, लेकिन हर मंच से युद्ध की आलोचना की।
युद्ध के 8 महीने हो जाने के बाद भी किसी पक्ष को बिना भला बुरा कहे नागरिकों की हत्या की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग से अनुपस्थित रहा। अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव से भी दूर रहा जिसमें यूक्रेन के विरुद्ध रूस की आक्रामकता की कड़ी निंदा की गई थी। भारत यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प से भी अलग रहा। भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रस्ताव से भी अलग रहा जो यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा स्टेशनों की सुरक्षा से संबंधित था। लेकिन 8 महीने में भारत के नजरिए में एक फर्क आया। अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पुतिन की गुप्त मतदान वाली मांग के खिलाफ वोट किया। पिछले महीने पीएम मोदी समरकंद में एससीओ शिखर सम्मेलन में भी पुतिन के सामने कह चुके हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि पुतिन ने अगर अपनी जिद नहीं छोड़ी तो इससे सिर्फ 2 देशों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे आंशिक रूप से ही सही पूरी दुनिया को इसका दंश सहना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार बातचीत के रास्ते को इम्पोर्टेंट बताया है, और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी की जो 5S की पॉलिसी है, जिसमें कि सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि का जो रास्ता इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को डील करने के लिए जो उन्होंने प्रस्तुत किया है यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में, वो कामयाब नहीं होता दिखता। भारत के फैसलों की वजह से ही दुनिया में भारत की बात का अब वजन हो गया है। यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने हर तरीका आजमाया, 2+2 मीटिंग हो या फिर कोई इंटरनेशनल फोरम, हर तरह से भारत को दबाव में लाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि देश के लोगों का हित सबसे पहले है।